जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज यादव स्वागत करता हूं आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एक महा मैराथन क्लास लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि ये वीडियो आप सभी के लिए हिंदी की क्लास के लिए रामबाण होने वाली है। जिन भाइयों एवं बहनों ने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए यह रिवीजन क्लास होने वाली है, और जिन्होंने नहीं अभी किया है उनके लिए अभी क्लास हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक सभी बातें बताऊंगा। आज की भी इस वीडियो में एक ही क्लास में क्या कवर करेंगे इसे आप देख लें। पहला हमारा चैप्टर रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद दोस्तों दूसरा रहेगा श्रुति सम जो है भिन्नता ये रहेगा। तीसरा पर्यायवाची शब्द जो रहेंगे, और ये सब क्वेश्चन वो रहेंगे फ्रेंड्स जो आपसे के एग्जाम में पूछे गए हैं। PYQ क्वेश्चन लिए जाएंगे पिछले 4-5 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में आपसे को कवर कराएगा जाएगा। तीसरा रहेगा विलोम शब्द, फिर शुद्ध वर्तनी, मुहावरे और लोक उक्तियाँ जो है हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कराए जाएंगे। प्रमुख रचनाएं जो हैं उन्हें कराई जाएगी। लिंग वचन जो है और संधि से जो क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में से कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों सभी इम्पॉर्टेंट है जो आपसे के एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल दोस्तों विस्तार पूर्वक आपसे को बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे को इस क्लास की PDF भी दोस्तों मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से ज्वाइन कर आप इस क्लास की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला दोस्तों क्या है हमारी, पहला दोस्तों जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है टॉप 20 क्वेश्चन लिए जाएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे के एग्जाम में पूछे गए हैं। PYQ के क्वेश्चन ही आपसे को कराए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे, इसके लिए एक शब्द आपसे को लिखना है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। ये आप याद रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। आधन मृत, आ अम अमर लिए आधन मृत, यहाँ से अमर अर्थात जो कभी ना मृत को प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। उसके बाद जिसे मारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे मारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अजय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अजय कहते हैं। अगर इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधन जीत अजय, मतलब अर्थात अजय, जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जिसका नाश ना हो, जिसका नाश ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अविनाशी कहते हैं। अगर अविनाशी का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधन विनाश इसका निकलेगा, जो नष्ट ना हो सके। इसके लिए यह भी एक शब्द आपसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संसार का भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं? जो संसार का भला चाहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे परोपकारी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। ये आप याद रखें। अगर परोपकारी का आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? परधन उपकार। क्या निकलेगा फ्रेंड्स? परधन उपकार, अर्थात जो दूसरों की भलाई करे उसे परोपकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संसार का त्याग कर चुका हो, जो संसार का त्याग कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे सन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सन्यासी कहते हैं। जो सांसारिक मोह माया छोड़कर संन्यास ग्रहण करे उसे भी सन्यासी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब जगह विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? जो सर्व जगह विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो सर्वधन व्यापी, सर्व अर्थात सर्वव्यापी, जो हर स्थान पर मौजूद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरों के दुख में दुखी हो। फ्रेंड्स, आपसे को बता दें कि ये सभी क्वेश्चन आपसे के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ क्वेश्चन है। और आपसे को ये भी पता होगा दोस्तों कि PYQ क्वेश्चन करने से हमें एग्ज़ाम के लेवल का पता चलता है, और ये भी समझ में आता है कि हाँ किस लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप सभी को PYQ क्वेश्चन जितने हैं सभी कर जाना है, और रिपीट भी क्वेश्चन PYQ ही होते हैं, ये भी आप सभी को पता ही होगा। चलिए इसे देखते हैं। जो दूसरों के दुख में दुखी हो उसे क्या कहते हैं? उसे करुणामय कहते हैं। क्या कहते हैं? करुणामय। सहानुभूति रखने वाला भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सत्य बोलता हो उसे क्या कहते हैं?
उसे सत्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सत्यवादी कहते हैं। सत्य धनवादी इसका वर्ड विच्छेद होगा, अर्थात सत्यवादी यानी सच बोलने वाला। नेक्स्ट, जो किसी का विरोध ना करे उसे क्या कहते हैं? जो किसी का विरोध ना करे उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं निर्विरोध। क्या कहते हैं? उसे निर्विरोध कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसका अगर वर्ड विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? निर्धन विरोध, अर्थात निर्विरोध। कोई प्रतिरोध ना करने वाला भी क्या कहलाता है? निर्विरोध। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनंत कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। नेक्स्ट, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे सर्वज्ञ कहते हैं, यानी सब जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक स्थान पर स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? जो एक स्थान पर स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर कहते हैं या अचल कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके लिए एक शब्द और भी आता है, जो हिलता डुलता ना हो उसे भी अचल कहते हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, जिसमें डर ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें डर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे निर्भीक या निडर कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके लिए इसका अगर वर्ड विच्छेद करेंगे तो निर्धन भय। क्या कहते हैं? निर्धन भय, अर्थात निर्भीक। जिसका मन भय मुक्त हो उसे क्या कहते हैं? निर्भीक कहते हैं। नेक्स्ट, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या कहते हैं? जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे समदर्शी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। जो पक्षपात न करे और सबको बराबर समझे उसे क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट, जो पहले जन्म का स्मरण रखता हो, जो पहले जन्म का स्मरण रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे जाति समर कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? उसे जाति समर कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे अपने पिछले जन्म की याद हो उसे क्या कहते हैं? जाति समर कहते हैं। नेक्स्ट, जो दान देने में आनंद अनुभव करता हो उसे क्या कहते हैं? जो दान देने में आनंद अनुभव करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे उदार या फिर दानी कहते हैं। जो खुलकर दान करता है उसे भी क्या कहते हैं? उदार या दानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जल्दी क्रोध न करे उसे क्या कहते हैं? जो जल्दी क्रोध न करे उसे क्या कहते हैं? उसे धैर्यवान या शांतचित्त कहते हैं, ये आप याद रखें। धैर्य का पालन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? जो है धैर्यवान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सभी भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सभी भाषाएं जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुभाषित के जो है इसे कहते हैं। इसका अगर आप वर्ड विच्छेद करेंगे तो बहुधन भाषा, धनविद जो कई भाषाओं का ज्ञाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परिश्रम करने में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो परिश्रम करने में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसे परिश्रमी कहते हैं यानी मेहनती व्यक्ति कहते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, जो अपने देश से प्रेम करता हो उसे क्या कहते हैं? जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे देशभक्त कहते हैं। इसका अगर आप वर्ड विच्छेद करेंगे तो देश धन भक्त होगा। जो अपने देश के प्रति समर्पित व्यक्ति को ही देशभक्त कहते हैं, ये आप याद रखें। आपसे के लिए एक लाइन है, इसे भी आप देखिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये लाइन आप सभी के लिए ही है। इससे आप जो है दोस्तों इसके भाव को समझें। हर एक व्यक्ति जो है तैयारी तो करता है और हर एक व्यक्ति भी सपना देखता है कि मुझे वर्दी लेनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं और उनके सपनों में जान नहीं होता है। तो उसी के लिए कही गई है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। और सपनों में जान लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसके साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो चलिए, एक चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। ये जितने भी मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को कम से कम ये टॉप 20 तो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये याद होना चाहिए। यहाँ से आप सभी के एग्जाम में जो है मिलने ही वाला है क्वेश्चन। तो चलिए अब टॉप 20 पर्यायवाची शब्द देखते हैं। वैसे आप सभी को बताइए होगा पर्यायवाची शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं टॉप 20 ही पर्यायवाची शब्द लाए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं।
तो चलिए पहला देखते हैं, पहला हमारा क्या है। पहला हमारा है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, इसे आपसे से पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। अग्नि का होता है अनल। क्या होता है? अनल, ज्वाला, पावक, बहिन और हुतासन, ये जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उसी प्रकार सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? सूर्य के भास्कर, दिवाकर, रवि, आदित्य, दिनकर और सूरज भी होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जल का होता है नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय, जो है ये जल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, पवन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है? पवन का पर्यायवाची शब्द होता है वायु, समीर, मारुत, अनिल, वात, जो है पवन का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? पृथ्वी को धरती कहते हैं, भूमि कहते हैं, वसुधरा कहते हैं, धरा कहते हैं, अवनी कहते हैं और भू भी कहते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? आकाश को क्या कहते हैं? गगन कहते हैं, नभ कहते हैं, व्योम कहते हैं, अंबर कहते हैं और दिगंत कहते हैं। जिन्हें दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द जैसे पता है, जैसे आकाश का गगन, नभ, व्योम, अंबर पता है, लेकिन जो है दिगंत जो है ये नहीं पता रहता है, तो आप इसे नोट करिए, इसे आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप आगे जाएंगे। ये तो सभी नॉर्मली याद करते हैं, लेकिन ये याद सबको नहीं रहता दिगंत, तो आप इसे भी याद रखें, तभी आप सबसे आगे भीड़ से आगे निकलेंगे। नेक्स्ट, रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निशा, रात, रजनी, यामिनी और तमनी, जो है ये रात्रि का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, सोम, राकेश, इंदु, निशाचर, हिमांशु भी होता है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट, सिंह का पर्यायवाची शब्द बताइए। सिंह का व्याघ्र, मृगपति, केसरी, हरि, जो है पंचानन, ये जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बताइए। वृक्ष का होता है दोस्तों तरु, पादप, विपट, द्रुम, जो है लतापति, ये क्या है? ये वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द। मनुष्य का क्या होता है? मानव, नर, पुरुष, जीव, मत्स्य, जो है ये मनुष्य के पर्यायवाची हैं। विद्या का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो विद्या का क्या क्या होता है? शिक्षा, ज्ञान, अध्यापन, पांडित्य और बुद्धि, ये विद्या के पर्यायवाची शब्द हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपसे के लिए बहुत ही, आप इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा क्या है? अंधकार का पर्यायवाची क्या है? अंधकार का दोस्तों है तम, जो है तमिस्सा, अंधियारा, निशिथ और तिमिर, जो है अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। उसके बाद सागर का पर्यायवाची समुद्र, सिंधु, जलनिधि, उदती, रत्नाकर, ये पर्यायवाची किसके हैं? सागर के हैं। नेक्स्ट, गाय के पर्यायवाची शब्द बताइए। धेनु, गौ, सुरभि, गौ, कामधेनु, ये जो है गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? नरेश, भूपति, महाराज, जो है नृपति और भूप, जो है पर्यायवाची शब्द किसके हैं? राजा के हैं। मित्र का पर्यायवाची दोस्त, सखा, सुहृद, बंधु, मित्रक, जो है ये मित्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, पुस्तक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? किताब, ग्रंथ, पोथी, पुस्तकिका, पांडुलिपि, जो है पुस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं। मित्र के शत्रु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? विरोधी, बैरी, अरि, रिपु, शत्रक, जो है शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। धन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? संपत्ति, अर्थ, विभव, जो है वित्त, संपदा, ये जो है धन के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आप सभी का दोस्तों 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक पर्यायवाची और एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब एक लाइन आप सभी के लिए यहाँ दूसरे चैप्टर पर है। हार मत मानो। क्या? हार मत मानो, क्योंकि बड़ी जीत अक्सर आखिरी कोशिश के बाद मिलती है। जी हाँ, फिर से सुनिएगा, हार मत मानो, क्योंकि बड़ी जीत जो है अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है। क्योंकि बहुत से लोग जो है तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक दो जो है पेपर नहीं निकलता है तो हार मान जाते हैं। लेकिन आप सभी को ये ऐसा नहीं करना है, आप सभी को अंतिम समय तक लड़ना है, क्योंकि
जो है कामयाबी जो है अक्सर जो है आखिरी कोशिश के बाद ही मिलती है। चलिए अब हम तीसरा चैप्टर अपना देखते हैं। तीसरा हमारा चैप्टर क्या है, विलोम शब्द। यहाँ भी मैंने टॉप 20 क्वेश्चन लिया है जो आपसे के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। आपसे को बता दें फ्रेंड्स, अगर आप ये जितना मैं टॉपिक करा रहा हूँ कवर कर लीजिएगा और एक बार PYQ क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे को अक्सर सभी क्वेश्चन बनते मिलेंगे। तो चलिए अब इसे भी पढ़ना शुरू करते हैं। विलोम शब्द। अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश होता है। मित्र का शत्रु होता है। उसके बाद जीवन का विलोम शब्द क्या होता है, मृत्यु होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मृत्यु होता है। सत्य का विलोम शब्द क्या होता है, असत्य होता है। सुख का विलोम शब्द दुख होता है। आगमन का विलोम शब्द प्रस्थान होता है। आरंभ का क्या होता है, अंत होता है। कठिन का विलोम शब्द क्या होता है, सरल होता है। अंधिकार अधिकार का विलोम शब्द क्या होता है, कर्तव्य होता है। दिन का विलोम शब्द क्या होता है, रात होता है। और यहीं आपसे इससे पूछा जाए दिवस का विलोम शब्द क्या होगा, दिवस का विलोम शब्द क्या होगा, तो आप रात्रि बताएंगे। लेकिन दिन का पूछा जाएगा तो आप रात बताएंगे, ये आप याद रखिएगा। धनी का विलोम शब्द क्या होता है, गरीब होता है। ऊंच का विलोम शब्द नीच होता है। वहीं बात करें कि ये पाप का विलोम शब्द क्या होता है फ्रेंड्स, तो पाप का होता है पुण्य। प्रेम का क्या होता है, घृणा होता है, ये आप याद रखिए। शांत का विलोम शब्द क्या होता है, अशांत होता है। बलवान का विलोम शब्द निर्बल होता है। क्या होता है दोस्तों, निर्बल होता है। विद्वान का विलोम शब्द क्या होता है, तो विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख होता है। ये दोस्तों सिंपल है, लेकिन ये आपसे के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपसे को मैं करा रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि भाई जो है सिंपल सिंपल करा कर आगे जा रहा है। जो आपसे के एग्जाम का लेवल है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपसे को कराया जा रहा है। मैं आसान कराकर आपसे का दोस्तों जो है कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपसे के एग्जाम में पूछा गया है वही आपसे को कराया जा रहा है। भीतर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, बाहर होता है। स्वर का विलोम शब्द नर्क होता है। जीत का विलोम शब्द क्या होता है, हार होता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ आपसे का दोस्तों 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की तरफ। उससे पहले आपसे के लिए एक लाइन और है, इसे भी आप देखिएगा। लाइन क्या है आपसे की, सपनों को सच करना है तो सपनों को सच करना है तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। क्या है, सपनों को अगर सच करना है तो पहले खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो। आप खुद से कहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप जो है कोई गोल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका मनोबल खुद डाउन हो गया, आप डिमोटिवेट हो गए हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो खुद पर भरोसा करो, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि टॉप 20 जो है लोकोक्तियाँ जो हैं जो आपसे के एग्जाम में पूछी गई हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर कराऊंगा लोकोक्तियों में। पहली लोकोक्तियाँ क्या है कि आंचल में गांठ लगाना। आंचल में गांठ लगाना, इसका अर्थ क्या होता है, आंचल में गांठ लगाने का अर्थ क्या होता है, तो किसी बात को अच्छी तरह याद रखना। किसी बात को अच्छी तरह याद रखना जो है आंचल में गांठ लगाना का मतलब होता है। इसकी व्याख्या कहते हैं, जैसे कोई चीज़ सुरक्षित रखने के लिए आंचल में बांध लेता है, उसी प्रकार होता है आंचल में गांठ लगाने का मतलब किसी बात को अच्छी तरह से याद करना। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा, तो बहुत कम वस्तु मिलना जो है ऊँट के मुंह में जीरा कहलाता है। जैसे बड़ा ऊँट जीरा खाकर संतुष्ट नहीं होता, उससे अच्छा तो आप ये याद करें, जैसे किसी व्यक्ति को दोस्तों रोटी कितनी खाता है, कोई व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कोई व्यक्ति जो है 10 रोटी खाता है, लेकिन उसे मिली कितनी रोटी, उसे मिली जान लो 1 रोटी। तो ये क्या हुआ, ये ऊँट के मुंह में जीरा हुआ, क्योंकि 1 रोटी से उसका जो है पेट भरने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब बहुत कम वस्तु मिलना। व्यक्ति की खुराकी कितनी थी दोस्तों, 10 रोटी की, मिली कितनी उसे 1 रोटी, तो ये ऊँट के मुंह में जीरा ही हुआ। नेक्स्ट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाना, इसका अर्थ होता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाना, इसका अर्थ होता है। जो नाचना नहीं जानता है वह आंगन को ही दोष देता है, इसका मतलब ये भी आप अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा।
चिराग तले अंधेरा का अर्थ क्या होता है, ये लोकोक्तियों में पूछा गया है। पास की चीज़ पर ध्यान न देना, जिस प्रकार जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये मान लो चिराग है, क्या है फ्रेंड्स, ये चिराग है, चिराग है, और इसकी रोशनी जो निकलती है ये दूर दूर तो फैल जाती है, यहाँ कुल मतलब दूर दूर इसकी रोशनी रहती है, दिखाई देता है, लेकिन चिराग के पास ही क्या रहता है, अंधेरा। तो उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अर्थ इसका क्या है, अपने जो है पास की चीज़ पर ध्यान न देना, इसका अर्थ होगा। जैसे चिराग के नीचे रोशनी कम पड़ती है, उसी प्रकार क्या यहाँ पर बताया गया है कि अपने पास की जो है चीज़ों पर ध्यान न देना, अर्थ क्या होता है, चिराग के तले अंधेरे का। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढावे, इसका अर्थ क्या होता है। घर का भेदी लंका ढावे, इसका अर्थ क्या होता है, अपने ही लोग नुकसान पहुँचाए मतलब पहुँचाते हैं। अंदर का विश्वासघाती सबसे खतरनाक होता है। नेक्स्ट, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये लोकोक्तियाँ आप सभी ने बहुत ही सुनी होगी। इसका अर्थ क्या होता है, कारण समाप्त तो परिणाम भी समाप्त हो जाएगा, इसका अर्थ होता है अगर मूल कारण ही खत्म कर दो तो समस्या नहीं रहेगी। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होता है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार ठगा गया व्यक्ति हर बात में सावधानी बरतता है, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ क्या होता है, समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ होता है, समय रहते उपाय न करने पर पछतावा बेकार है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, आँख का अंधा नाम नयन सुख, आँख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ क्या होता है, नाम और काम विरोध जो है विरुद्ध होना, ये क्या कहलाता है, आँख का अंधा नयन सुख का अर्थ होता है। जैसे अंधे को नयन सुख कहना व्यंग है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, काम शुरू करते ही मुसीबत आ जाना, इसका अर्थ होता है। जैसे नया काम शुरू करते ही बाधा आ जाए, उसी का अर्थ होता है क्या, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। आम की आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा एक काम से दोहरा लाभ, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा उपाय करना जिससे दोनों तरफ फायदा हो, ऐसा उपाय करना जिससे दोनों तरफ फायदा हो, किसका अर्थ है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरती किया, हाथ कंगन को आरती किया, इसका अर्थ क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए अलग सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, इसका अर्थ होगा, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, नाचते नाचते थक गया अब बाजा बाजा, नाचते नाचते थक गया अब बाजा बाजा, इसका अर्थ क्या होगा, मेहनत के बाद फल की इच्छा होना जो है, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, बाधा तितर बाधा बटेर, इसका अर्थ क्या होगा, बाधा तितर बाधा बटेर का अर्थ क्या होगा, दो अलग चीज़ों को मिला देना, इसका अर्थ होता है। बाधा तितर जो है, और क्या था फिर, बाधा तितर और आधा बटेर को का अर्थ क्या होता है, दो अलग चीज़ों को मिला देना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका अर्थ क्या होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, यह कर्मफल सिद्धांत को दर्शाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, लोहे को लोहा ही काटता है, इसका अर्थ क्या होगा, ताकतवर का सामना ताकतवर ही कर सकता है, इसका अर्थ होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, घर का भेदी लंका ढावे, अर्थ क्या होगा, अपने ही लोग नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या होता है, मन में कपट रखना है, इसका अर्थ होता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा जो है मूर्ख व्यक्ति को अच्छी चीज़ की पहचान नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के जो है टॉप 20 क्या है लोकोक्तियों का चैप्टर भी समाप्त हुआ।
अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है। उससे पहले आपसे की एक लाइन है, ये भी आप देखें, जो है मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं, आसान रास्ते बस मंजिल दिखाते हैं। ये आप याद रखें, जो है मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं, आसान रास्ते बस मंजिल ही दिखाते हैं। इसलिए अगर आपसे को मंजिल पाना है तो आपसे को हर मुसीबत से सामना करना ही पड़ेगा। अब चलिए टॉप 20 जो है हमारे दोस्तों क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, इन्हें भी देख लें। और ये आपसे के चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ही, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ये प्रश्न ये सही है कि ये प्रश्न ये सही है कि ये सही है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। प्रश्न इस प्रकार से लिखा जाता है। और आपसे को बता दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसलिए आपसे को ध्यानपूर्वक एक चैप्टर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही वर्तनी चुने। अद्भुत इस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार, इस प्रकार या इस प्रकार। तो अद्भुत जो है दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन आपसे का भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। इसमें आपसे को बताना है कि अशुद्ध कौन सी है, शुद्ध नहीं चुनना है आपसे क्यों। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन आपसे का सी बिल्कुल राइट है। जो है उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य जो लिखा है ये बिल्कुल गलत है, इस प्रकार से उद्देश्य नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन आपसे का जो है सी बिल्कुल राइट है, मतलब जो है क्वेश्चन के हिसाब से, वरना ये तो गलत है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, सही वर्तनी जो है चुने। तो विश्वास किस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन आपसे का ये बिल्कुल राइट है, विश्वास इस प्रकार से लिखा जाता है। बाकी अगर आधा सा रहेगा तो ये गलत रहेगा, या आधा खट्टी सा रहेगा तो ये भी गलत रहता है। आधा जो है सस्कोर वाला सा रहता है विश्वास में, आप याद रखें। नेक्स्ट, अध्यक्ष की अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अध्यक्ष जो लिखा जाता है उसकी अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन आपसे का बी बिल्कुल राइट है, अशुद्ध जो है ऑप्शन बी है। आपसे को दोस्तों क्वेश्चन भी यहाँ अच्छी तरह से पढ़ना है कि शुद्ध पूछा गया है कि अशुद्ध पूछा गया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट दोस्तों जो है गलती करते हैं, वो अशुद्ध पूछा जाता है तो शुद्ध वाला टिक कर देते हैं। तो आपसे को ऐसी गलती नहीं करनी है, आपसे को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, सही वर्तनी कौन सी है, ये आपसे से पूछा गया है। तो सही वर्तनी आपसे को बताना है। अवसर किस कौन सा सही है। तो अवसर आप सभी का जो है ए बिल्कुल राइट है। अगर देख लीजिए, अगर अवसर में बड़ा सा रहेगा तब भी गलत रहेगा, अवसर में देख दोस्तों अगर बड़ा रहेगा तब भी गलत रहता है, और डबल रहा तो रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुने। निम्न में से शुद्ध वर्तनी को चुने। तो कौतूहल जो है बिल्कुल राइट है। बहुत से स्टूडेंट जो है कौतूहल इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। कौतूहल इस प्रकार भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें छुड़ोंग मात्रा है। कौतूहल जो है ऑप्शन से बिल्कुल राइट है, तापे बड़ोंग मात्रा रहता है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी चुने। अनुशासन, अनुशासन का सही जो है रूप कौन सा है, ये आपसे को चुनना है। तो ऑप्शन आपसे का बी बिल्कुल राइट है। अनुशासन जो है इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर अंत में दोस्तों जो है अड़ा है तो ये गलत है, इसे आपको नहीं चुनना है। अनुशासन जो है देख सकते हैं, इस ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी और बी दोस्तों दोनों राइट है, क्योंकि इसमें देखिए बिल्कुल सेम है, कोई गलती इसमें नहीं है। क्या ये क्या कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी सी और डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए गलत है, बाकी सही सभी सही है इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी चुने। अशुद्ध कौन सी है, उच्चारण जो है ये गलत है। उच्चारण का सही सही कौन सा है, उच्चारण इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन उच्चारण इस पर लिखा जाता है, लेकिन इस यहाँ पर उच्चारण लिखा है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी चुने कौन सी है। कारखाना, ऑप्शन आप सभी का जो है ये बिल्कुल राइट है, बाकी कारखाना ये सब गलत है। कार अगर अंत में ड़ा भी लगा है तो वो भी गलत रहेगा कारखाने में, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अत्याचार बिल्कुल राइट है, ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट है। बाकी अगर डबलता है तब भी गलत रहेगा, बड़ा है तभी गलत रहेगा, ये आप याद रखिए, यही गलती मिलती है आपसे के एग्जाम में। नेक्स्ट, अधिकार की अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अधिकार की अशुद्ध वर्तनी कौन है। तो अधिकार देख सकते हैं, ये ऑप्शन आप सभी का डी बिल्कुल राइट है क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है।
अधिकार नहीं होता है, धार रहता है उसमें, अधिकार में। नेक्स्ट, सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी कौन सी है? तो सही अप्सरा इसमें पूछा गया है, सही कौन सा है? तो आप सभी का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अप्सरा बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन है, ये आपसे इसे पूछा गया है। अघोरी, अघोरी का शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? तो आपसे का ऑप्शन ए और ऑप्शन सी डी ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पर अघोरी जो लिखा है ये गलत है, ऑप्शन जो है बी गलत है, बाकी तीनों सही है, आप याद रखें। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी पहचाने, अशुद्ध कौन सी है? तो अशुद्ध दोस्तों जो है आल्हा, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट, सही वर्तनी कौन सी है? सही आप सही को सुनना है, अनुवाद, अनुवाद या फिर अनुवाद। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट है। अनुवाद इस प्रकार लिखा जाता है, अगर वहाँ पर बा रहेगा तो ये गलत रहेगा, ये आप याद रखिएगा। और अनुवाद ये कोई होता ही नहीं, अनुवाद होता है। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अभिमानी जो है अशुद्ध है, बाकी सभी राइट है। नेक्स्ट, सही वर्तनी कौन सा है? प्रज्वलित जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल राइट है। देख सकते हैं प्रज्वलित इस प्रकार से लिखा जाता है, काफ़ी लोग जो है गलत लिखते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी तो शुद्ध वर्तनी कौन सी, ये आपसे पूछा गया, तो कौतूहल बिल्कुल राइट है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अंधकार जो है ये अशुद्ध है, बाकी सभी राइट है। यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाला भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब उसके आगे का चैप्टर देखते हैं, उससे पहले एक लाइन जो आप सीखे मोटिवेशन के लिए, इसे भी आप देख लें। जहाँ तक दिख रहा है बस वहीं तक नहीं रुकना है। मतलब जहाँ तक आपको दिख रहा है बस वहाँ तक नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना ही सफलता है। जहाँ तक दिखता है वहाँ तक नहीं रुकना है, आगे बढ़ना ही सफलता है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि घर पर पढ़ाई करो, लेकिन आप बहुत से लोग घर पर ना रुक कर लाइब्रेरी जाते हैं, उससे आगे बहुत जो है ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाए, जहाँ तक दिख रहा है बस वहाँ तक नहीं रुकना है, आगे बढ़ते रहना ही क्या है, सफलता है। अगर आप भी अपनी तैयारी पर इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपसे को एक दिन सफलता जरूर मिलने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं टॉप 20 संधि के जो क्वेश्चन है इसे आप देख लें, क्योंकि संधि भी आपसे के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें दोस्तों मैंने मिक्स क्वेश्चन लिया है, टॉपिक मतलब जैसे स्वर संधि, गुण संधि, जो स्वर संधि में जैसे गुण संधि जो है, दीर्घ संधि, आयात संधि, दोस्तों यड़ संधि, वृद्धि स्वर आती है, इन सभी कुछ संधियों से क्वेश्चन लिया है। उसके बाद विसर्ग संधि जो है, व्यंजन संधि है, यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपसे कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। तो आपसे वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, इतना देरी से क्लास ले रहा हूँ, अगर आप सभी को भी वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब इसे भी, इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। रामोदय में कौन सी संधि मतलब संधि है? रामोदय में कौन सी संधि है? तो आप सबको बता दें, इसमें दोस्तों जो है हमारी स्वर संधि है। इसमें जो है जो ओ है वो किससे बना है? आ और उ से मिला है। जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राम धन उदय होगा। तो राम में दोस्तों जो माँ है, इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो माँ को आप लिख सकते हैं माँ धन आ, और जो उदय है इसे आप उदय ही लिखेंगे, उदय। तो यहाँ पर देखिए आ और उ मिलकर क्या बन गया है? यहाँ पर ओ बन गया है। तो ये कौन सी संधि है? तो ये दोस्तों है आपसे की स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि है, आप याद रखें। नेक्स्ट, लोकायन, लोकायन में संधि कौन सी है? तो इसमें यड़ संधि है, ये आप याद रखिएगा। अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो लोक धन अयन होगा। यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या बना है? बड़ा। क्या दोस्तों क्या बना है? लोक अयन। आ और आ मिलकर क्या बना है दोस्तों? कौन? यहाँ पर देख सकते हैं लोक अयन। तो यहाँ पर का में आधा आ निकलेगा और यहाँ पर अयन में भी आ निकलेगा। तो अगर इसे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लोकायन बनेगा। या फिर याद रखिए यहाँ पर यड़ संधि है।
नेक्स्ट गपेश्वर, गपेश्वर में संधि भी, अगर गपेश्वर में देखें तो यहाँ पर संधि कौन सी है, तो गपेश्वर में दोस्तों आपसे बता दें यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है गोपेश्वर में कौन सी संधि है, तो दोस्तों आपसे बता दें कि यहाँ पर गोपेश्वर में दीर्घ संधि है, आप याद रखें। उसी प्रकार यथाशक्ति में कौन सी संधि है, तो यथाशक्ति में दोस्तों विसर्ग संधि रहेगी, ये आप याद रखें। जैसे आप इसे तोड़ेंगे यथाशक्ति को किस प्रकार से टूटेगा, तो यथा धन शक्ति अर्थात यथाशक्ति, ये आप याद रखिएगा। विसर्ग जो है दोस्तों किसमें, विसर्ग जो है हट जाएगा, उसके स्थान पर जो है आगमांत्र आ जाएगा, यथाशक्ति हो जाएगा। दुर्जय में कौन सी संधि है, ये आपसे इसे पूछा गया है, तो दुर्जय में दोस्तों आपसे बता दें कौन सी व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन। अगर आप इसे तोड़ेंगे दुर्धन जय होगा और इसे रा और जा मिलके डबल जा में परिवर्तित हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। सत्यार्थ की संधि विच्छेद संधि कौन सी है सत्यार्थ में, तो व्यंजन संधि है, ये आप याद रखिएगा। सत्यार्थ में कौन सी संधि है, तो सत्यार्थ में अगर पूछा गया इसे तो व्यंजन संधि आएगी। सत्य धन अर्थ अर्थात सत्यार्थ हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। राजर्षि में कौन सी संधि है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो यड़ संधि होती है। कौन सी है, यड़ संधि। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बड़ा आ और री मिलके अर बन जाएगा। जैसे राजा धन ऋषि, फिर इसे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बड़ा और री मिलके अर बन जाएगा, ये आप याद रखिएगा। धर्म क्षेत्र में कौन सी संधि है, तो धर्म क्षेत्र में दोस्तों व्यंजन संधि है। धर्म धन क्षेत्र इसका संधि विच्छेद होगा, इसमें माँ और का मिलके आधा माँ और छा में परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट महादेव में संधि कौन सी है, तो दीर्घ संधि। महाधन देव, यहाँ आ ए मिलकर बड़ा आ में परिवर्तित हो जाएगा। नारेंद्र में कौन सी संधि है, तो नारेंद्र में दीर्घ संधि है। यहाँ पर आ और ई मिलके ए में परिवर्तित होते हैं। नर धन इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। उसी प्रकार लोकनाथ में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। लोक धन नाथ, इसमें आ और आ मिलकर बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो ऊपर आया था लोक एन, वहाँ पर भी दोस्तों दीर्घ की संधि थी, जो आ और मिलकर बड़ा बनता था, वहाँ पर गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, तो सच्चिदानंद में दोस्तों व्यंजन संधि है। सत धन चित धन आनंद, ता और चा मिलके चा और चा में परिवर्तित हो गई सच्चिदानंद। नेक्स्ट दुर्लभ में संधि कौन सी है, दुर्लभ में व्यंजन संधि है। दुर्धन लभ, यहाँ पर रा और ला मिलकर रा और आधा रा में परिवर्तित हो गए दुर्लभ में। सदगुण में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। सत धन गुण, और यहाँ पर जो है ता और गा मिलकर जो है दा बन गई। मतलब जो है अगर यहाँ पर क्या हुआ है सतगुण, तो यहाँ पर दोस्तों ता और गा मिलके क्या बने हैं, सद जो है सदग बन गई, आप याद रखिए। दग बन गए हैं, तो क्या बन गया है, सदगुण बन गया है, ये आप याद रखिए। जो लोग पढ़े हुए हैं उन्हें बिल्कुल आसान में समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्वधर्म, स्वधर्म में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। स्वधन धर्म इसका संधि विच्छेद है। व और धर्म मिलकर आधा व उधा बन गए हैं। प्राणेश, प्राणेश में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर आ और ई मिलके ए में परिवर्तित हो गए। प्राण धन इस जो है इसका संधि विच्छेद है। जल औषधि में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। जल धन औषधि, यहाँ पर आ ओ मिलकर औ में परिवर्तित हो गए हैं। आत्मतम में संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। अत धन उत्तम इसका संधि विच्छेद है। ता ओ मिलकर जो है त्यू बन गई, ये आप याद रखें। सद्बुद्धि की संधि विच्छेद करने पर कौन सी संधि प्राप्त होगी, तो सद्बुद्धि की सत धन बुद्धि, ये परिवर्तित, मतलब इसे तोड़ेंगे तो ता और बा मिलके जो है दब बन जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि है। नेक्स्ट गंगाधर की गंगाधर में कौन सी संधि है, तो गंगाधर में व्यंजन संधि है, ये आप याद रखिएगा। वैसे दोस्तों आपसे को अगर ऊपर विसर्ग जो है ये अनुस्वार दिखाई दे, तो यहाँ पर लमसम अधिकतर दोस्तों क्या होती है, व्यंजन संधि होती है, आप याद रखिएगा। इसका अगर गंगाधर का संधि विच्छेद करेंगे, गंगाधर होगा आ उधा मिलकर बड़ा में परिवर्तित हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं दोस्तों टॉप 20 हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे भी आपसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपसे के लिए इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, PYQ क्वेश्चन लिए गए हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कितना टाइम हुआ है, कुल 40 मिनट हुआ है, और 40 मिनट में आप सभी के कई चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं,
तो आपसे के लिए वीडियो तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट होने ही वाली है। आपसे के लिए बहुत ही मेहनत की गई है। एक एक क्वेश्चन जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं, कई 4-5 साल के जो है क्वेश्चन देखकर वहाँ से जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें लिए गए हैं। तो इतनी मेहनत आप सभी के लिए की गई है, तो आप सभी का दोस्तों भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो ये दोस्तों काम आप सभी करें प्लीज़, ताकि आपका चैनल और आगे ग्रो हो सके और आगे बढ़ सके, और इसी प्रकार मेरा भी मनोबल बढ़े आप सभी के लिए वीडियो लाने के लिए। क्योंकि ये दोस्तों अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी मनोबल डाउन होगा, तो वीडियो लाने की इच्छा नहीं करेगी। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता दोस्तों, तो मन नहीं करता है कि वीडियो बनाएं। तो आप सभी का भी रिस्पांस है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है चैप्टर हमारा हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसमें तो है नहीं दोस्तों, वीरगाथा काल से जाना जाता है। आदिकाल का अगर टाइम पीरियड पूछे कितना था, तो 1050 से 1350 ईस्वी तक था। इसमें मुख्यतः वीर रस की रचनाएं और राजाओं की वीरता का वर्णन हुआ है, इसलिए इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस काल की रचना है? रामचरितमानस किस काल की रचना है? तो रामचरितमानस जो है फ्रेंड्स वो किस काल की है? तो भक्त काल की है, आप याद रखिएगा। किसकी? भक्त काल की। और निर्गुण सगुण भक्ति जो है, इसमें दो जो भक्त काल है वो दो शाखाओं में बटी थी, एक निर्गुण भक्त शाखा और एक निर्गुण भक्त शाखा। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस जो है सगुण भक्ति धारा में से आई है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्त जो है रामचरितमानस जो भक्त काल में इसकी रचना हुई वो किस धारा से संबंधित थी, सगुण या निर्गुण? तो आप बताएंगे सगुण थे। इसके रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के दोस्तों जो है तुलसीदास जी थे, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, सूरदास किस भक्त धारा से जुड़े थे? सूरदास किस भक्त धारा से जुड़े हुए थे? तो सगुण भक्त धारा की माधुर्य धारा से ये जुड़े हुए थे। सूरदास ने मुख्यतः श्री कृष्ण की बाल एवं रासलीला का वर्णन किया है, आप याद रखें। नेक्स्ट जो है कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति की जो है दोस्तों धारा के कवि थे, ज्ञान मार्गी संप्रदाय से संबंधित थे। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है। नेक्स्ट, हिंदी गद्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? तो भारतेंद्र युग को कहा जाता है। किसे? भारतेंद्र युग को कहा जाता है, ये आप याद रखें। बात करें यहाँ पर कि भारतेंद्र युग जो है 1850 से 1885 तक इसका टाइम पीरियड था, को हिंदी गद्य का जन्मदाता और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कामयानी के कवि कौन है? तो जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आप याद रखें। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामयानी छायावती महाकाव्य है जिसमें मनु और श्रद्धा की कथा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस युग की जो है रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। जयशंकर प्रसाद हो गए दोस्तों, और कौन से महादेवी वर्मा, ये सब छायावादी युग के ही रचनाकार थे। नेक्स्ट, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद वाला ही राइट होगा। वहीं बात करें गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है जो किसानों के यथार्थ जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट, पंचवटी काव्य की रचयिता कौन है? पंचवटी काव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है बिल्कुल राइट आंसर है। गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, रेडू किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? रेडू किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो जो है आंचलिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, फणीश्वरनाथ रेडू का उपन्यास मैला आंचल आंचलिक जीवन का चरित्र करता है। मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेडू जी की है, आप याद रखें। नीरजा काव्य के कवि कौन है? नीरजा काव्य के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जो है ये है। पंत जी छायावाद के प्राकृतिक कवि माने जाते हैं, आप याद रखिएगा। साकेत काव्य किसका है? साकेत काव्य
किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है, ये आप याद रखिएगा। साकेत में उर्मिला के दृष्टिकोण से राम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने लोक भाषा और फारसी को मिलाकर रचनाएं की हैं। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अयोध्या सिंह हरिओद हैं। कौन है? अयोध्या सिंह हरिओद। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस उपनाम से मतलब भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस उपनाम से लिखते थे? तो रासाय जो है इनका उपनाम था, इससे भी वे लिखते थे। भारतेंद्र ने हास्य व्यंग्य रचनाओं में यह उपनाम प्रयोग किया है, ये आप याद रखिए। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास जी का, ये आप याद रखिए। यह हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी जो है यह रचना है। या दोस्तों वीर रस में मतलब यह रचना लिखी गई है। इसमें जैसे एक पंक्ति थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ थी झांसी वाली रानी, इसमें की लाइनें आप याद रखें। साकेत और भारत भारती के कवि कौन है? साकेत और भारत भारती के कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ये हैं, आप याद रखें। गुप्त जी ने राष्ट्रीय जो है जागरण के लिए काव्य लिखे हैं, ये आप याद रखें। आधुनिक हिंदी कविता का प्रथम चरण कौन सा है? आधुनिक हिंदी का प्रथम चरण कौन सा है? तो भारतेंद्र युग जो है यह है। इस समय कविता में राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार की प्रवृत्ति थी। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र और राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? कुरुक्षेत्र और राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। ये रचनाएं जो है राष्ट्रवादी और ओजपूर्ण काव्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, कामयानी में कितने स्वर्ग हैं? तो राइट आंसर क्या है? 15 स्वर्ग हैं। जयशंकर प्रसाद की जो है कामयानी में मानव मन के विभिन्न भाव को 15 स्वर्ग में विभक्त किया है। ये दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य के टॉप 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मतलब नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले कौन सा हमारा है, वो हमारी है प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। यहाँ से भी आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे का एग्जाम में गलत ना हो। क्योंकि आपसे को यह भी पता हो दोस्तों, आपसे के पास जो टाइम बहुत ही कम है। अब मुश्किल से दोस्तों 15 से 20 दिन आपसे के पास बचे हुए हैं। 6 से 7 सितंबर के बीच आपसे का पेपर होने वाला है। तो आज कितना हो गया दोस्तों? आज हमारा कितना है? 11 तारीख हो गई है। तो 11 तारीख हो गई है, तो ज़्यादा टाइम आपसे के पास बचा नहीं है। तो आपसे को अब अच्छे से पढ़ना है, और जो नहीं पढ़े हैं उन्हें पढ़ लेना है। जो पढ़ लिए हैं तो अपना वो केवल रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही दोस्तों आपसे को आगे बढ़ाता है। जितना आप अच्छे से रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपसे के एग्ज़ाम में क्वेश्चन होने वाला है और अच्छे मार्क आपसे को मिलने वाले हैं। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा, ध्यानपूर्वक देखें, यही आपसे के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं, गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। यह उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ यथार्थवादी उपन्यास है। नेक्स्ट, कामयानी महाकाव्य की रचनाकार जयशंकर प्रसाद छायावत की ये प्रतिनिधि कवि है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। इसमें उर्मिला के दृष्टिकोण से रामकथा का वर्णन किया गया है। पंचवटी काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट, रश्मिरथी काव्य की रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। यह कर्ण के जीवन पर आधारित ओजपूर्ण जो है काव्य है। कुरुक्षेत्र काव्य के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, ये आप याद रखें। गीतांजलि की रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। इस रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था।
सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। इसमें कृष्ण के बाल एवं रासलीला का वर्णन किया गया है। साखी और बीजक के जो है रचनाकार कौन है? कबीर है। साखी शबद रामायणी के भी इन्हीं है, ये आप याद रखिएगा। ये रचनाएं निर्गुण भक्ति और समाज सुधारक पर आधारित थी। नेक्स्ट, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये आप याद रखिएगा। यहूदी भाषा में रचित महाकाव्य है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। ये भक्ति भाव से भरे पद जो है इसमें संकलित है। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह हरिओद हैं। यह खड़ी बोली पर पहला महाकाव्य माना जाता है। कौन सा पहला महाकाव्य माना जाता है? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट, अनामिका काव्य के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंद पंत जी है। पंत जी की प्राकृतिक और सौंदर्य की छायावधि की कवि थी, आप याद रखिएगा। उर्वशी काव्य के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, आप याद रखिए। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए मिला है, आप याद रखें। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपसे के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपसे सभी क्वेश्चनों को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुशाला काव्य के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। यह उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य रचना है। मैला आंचल के उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। परीक्षा अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है, ये आप याद रखिएगा। लाला श्रीनिवास जी की भी रचना थी। परछाई काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह छायावाद और प्रगतिवाद का सेतु है। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह सामाजिक कुकृतियों पर आधारित उपन्यास है। झांसी की रानी कविता किसने लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी। यह वीर रस की प्रसिद्ध कविता है। इसकी एक लाइन थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। बुंदो लोहार बोलो की मुख हमने सोई कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। काकोरी के शहीद रचना के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। यह रचना देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत है। तो यह भी चैप्टर हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं लिंग के जो टॉप 20 क्वेश्चन है, इसे भी अब हम सभी देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें कि पहला क्वेश्चन इसमें का क्या है, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पुत्र का स्त्रीलिंग होता है पुत्री। क्या होता है? पुत्रीलिंग, पुत्री होता है। पुत्र पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप जो है पुत्री होता है। उसी प्रकार शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो शेर का शेरनी होता है। क्या होता है दोस्तों? शेर का क्या होता है? शेरनी होता है। प्राणियों के लिए लिंग परिवर्तन प्रायः इन्हीं जोड़कर किया जाता है। नेक्स्ट, नट का स्त्रीलिंग क्या होता है? नट का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नटी होता है। जो है व्यंजनात् पुल्लिंग शब्द में ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये आप याद रखें। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का कवित्री होता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं? कवित्री। इस प्रकार से लिखना दोस्तों बिल्कुल आपसे के लिए गलत है, इसलिए आपसे इस प्रकार से कवित्री कभी भी न लिखिएगा। कवित्री बिल्कुल राइट इस प्रकार लिखा जाता है। त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट, राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? राजा का दोस्तों जो है रानी स्त्रीलिंग होता है। राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, वधु, तो दोस्तों पुत्र वधु का पुल्लिंग कौन सा होता है? वधु का पुल्लिंग क्या होता है? दामाद। पुत्र वधु का दामाद होता है, ये आप याद रखिएगा। वहीं बात करें कि वधु जो है बहू पत्नी, इन सब का पुल्लिंग क्या होता है? दामाद होता है। माली का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो माली का स्त्रीलिंग क्या होता है? मालिन होता है। ई हटाकर इन जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। अगर कहीं पर माली है, जैसे माली है, तो यहाँ पर ई को हटाकर क्या किया गया है? इन जोड़ा गया है, ये आप याद रखें।
नेक्स्ट, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी जो है विद्वान का स्त्रीलिंग होता है। वान से बने शब्दों के लिए शब्दों का स्त्रीलिंग वती, मतलब अगर अंत में आप सबको दोस्तों वान मिला है तो वान को हटाकर क्या होता है? वती लगाया जाता है, तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे विद्वान वान अंत में है तो वती हो गया तो विदुषी हो जाएगा। विद्वान का तो सिंपल सा विदुषी हो जाएगा, लेकिन जैसे वान अंत में अगर आपसे कुल मिलाकर देखे, जैसे वान देखे तो इसके स्थान पर आप क्या करेंगे? वती लगाएंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। दो चीज़ होता है, जैसे डाउट में आप होंगे क्योंकि विद्वान में भी आप सोच रहे हैं भाई नहीं लगा, तो वान है तो वती लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है या फिर से लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो जिस प्रकार से आप बने उस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, भिक्षुक का स्त्रीलिंग क्या होता है? भिक्षु का जो है इसका स्त्रीलिंग होता है, ये आप याद रखें। का प्रत्यय वाले कई शब्दों का जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। सन्यासी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो सन्यासिनी जो है इसका स्त्रीलिंग होता है। देवता का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो देवी जो है देवता का स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट, भाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहन। भाई का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहन होता है। या क्या है दोस्तों? असमतुल्य लिंग का उदाहरण है, आप याद रखें। नेक्स्ट, पद का स्त्रीलिंग क्या होता है? पत्नी होता है। क्या होता है? पत्नी होता है। वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वधु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? दूत का स्त्रीलिंग क्या होता है? दूतनी होता है दूत का स्त्रीलिंग। सेवक का स्त्रीलिंग क्या होता है? सेविका जो है सेवक का स्त्रीलिंग होता है, ये आप याद रखें। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? शिष्य जो है शिष्य का स्त्रीलिंग होता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबिन जो है धोबी का स्त्रीलिंग होता है। बड़ी को इनमें जो है बदल कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, ये आप याद रखें। बात करें भिक्षा का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भिक्षा का भिक्षु को जो है स्त्रीलिंग होता है। जो भिक्षा मांगे उसे क्या कहते हैं? भिक्षुक कहलाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, नायक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नायक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नायिका जो है नायक का पर्यायवाची शब्द होता है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो है लिंग से संबंधित क्वेश्चन भी समाप्त हो गए हैं। अब हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले वचन से, क्योंकि आपसे के एग्जाम में वचन से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कम क्वेश्चन लिया है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से मैंने 20 क्वेश्चन लिया है, लेकिन जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे गए वहाँ टॉप 10 ही क्वेश्चन लिया है मैंने। चलिए देखते हैं लड़का का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो लड़का का लड़के होते हैं। क्या होता है? लड़के। और कहीं पर आप सभी को ये मिले लड़कों, तो लड़कों जो दोस्तों ये बहुवचन शब्द नहीं है, ये तिर्यक रूप है। क्या है? ये आपसे के तिर्यक रूप हैं, क्योंकि इनके साथ विभक्ति का प्रयोग किए बिना इनका आप प्रयोग नहीं कर सकते। आप बोल कर जैसे लड़कों को क्या है? विभक्ति है। कौन सा? कर्ता कारक है। वहीं पर बात करें जैसे लड़के के साथ आप विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन तिर्यक रूप के साथ आप विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह बहुवचन नहीं है, तिर्यक रूप है, ये आप याद रखें। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आ का ए में परिवर्तित होता है। जैसे लड़का, जैसे क्या लिखा था? लड़का। तो यहाँ पर आ है ना, इसे आप बहुवचन बनाने के लिए क्या किए कि आ का किस में परिवर्तन हो गया? ए में परिवर्तन हो गया। वही आ बताया गया कि आ का ए में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, पुस्तक। जैसे यहाँ पर क्या मिला आपसे को? पुस्तक। तो मैंने आपसे को क्या बताया? आ का जो है यहाँ पर आ जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ए में। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगी, यहाँ पर याद रखिएगा। अक इक पर अंत होने वाले शब्दों में बहुवचन में ए लगता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता का बहुवचन क्या होता है? कुत्ता का कुत्ते जो है बहुवचन होते हैं। आ पर अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए ए लगता है, ये आप याद रखें। नदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो नदियाँ। क्या होगा? नदियाँ। बड़ी पर अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में बहुवचन में इया लगता है, ये आप याद रखें। बालक का बहुवचन क्या होता है? तो बालक का बालक ही बहुवचन होता है। कुछ शब्द बहुवचन में अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे बालक, सैनिक, ये सब जो है अपरिवर्तित रहते हैं। गाय का बहुवचन क्या होता है? तो गाय जो है गाय का जो है बहुवचन शब्द होते हैं। आय पर अंत होने वाले शब्दों में बहुवचन में जो है ए ऊपर चंद्रकार बिंदी लगता है, ये आप याद रखें।
फल, फल का बहुवचन क्या होगा? फल का फल ही रहेगा। इसमें बहुवचन लगाने के लिए इसमें परिवर्तन नहीं होता है। कई जातिवाचक या द्रव्यवाचक शब्द में बहुवचन में अपरिवर्तित रहते हैं। पिता का बहुवचन क्या होता है? पिता का बहुवचन क्या होता है? पिता का बहुवचन पिता ही रहता है, ये आप याद रखें। उसी प्रकार नेत्र का बहुवचन क्या होता है? नेत्र का नेत्र ही रहता है, जब भी परिवर्तित नहीं होता है। रात का पर्यायवाची शब्द क्या, रात का बहुवचन क्या होता है? तो रातें जो है रात का बहुवचन होता है, ये आप याद रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने चैप्टर आपसे को शुरुआती तौर पर बताए थे कि आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, वो सभी चैप्टर यहाँ पर आपसे के कंप्लीट हो गए हैं। और टाइम कुल कितना लगा है दोस्तों? आपसे का 1 आवर जो है टाइम लगा है। तो 1 घंटे में आपसे ने कई चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपसे को वीडियो नहीं समझ में आया है एक बार में, तो वीडियो को दोबारा देखें, निश्चित रूप से आपसे कुछ समझ में आने वाला है। अगर आपसे जो है हिंदी में इतना कवर कर लेते हैं, तभी आपसे की अच्छी मार्क आपसे की एग्ज़ाम में आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आगे आपसे को किस क्लास की, मतलब किस सब्जेक्ट की जो है मैराथन क्लास चाहिए। आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस सब्जेक्ट के दोस्तों मैं मैराथन क्लास लाकर आपसे की हेल्प पूरी करने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे कोई यह बता दें, इससे पहले मैं दोस्तों जो है प्राचीन इतिहास की एक जो है मैराथन क्लास लेकर आ चुका हूँ। अगर आपसे ने वह नहीं देखा है तो वह भी देख लें, उससे आपसे कि कंप्लीट जो है प्राचीन इतिहास कवर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।